स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ कंट्रीज का जो नेम है वो दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा जो कंट्री है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से रिलेटेड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि यूरोप के ही कंट्रीज का एक ग्रुप है, 4 कंट्रीज का एक ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का। ये बेसिकली आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के पैरेलल रूप से इनके द्वारा वर्क किया जाता है। रिसेंटली आप देखिए कि यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज है उनके द्वारा एक ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ में साइन किया गया। स्टूडेंट्स उस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में आप देखिए कि यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज है उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में प्रॉमिस किया गया है कि आने वाले 15 ईयर्स के अंदर में उस ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू में इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन कंट्री के साथ में आपको इस तरीके का एग्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो 100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के कंट्रीज के द्वारा 15 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर में। और आप देखिए कि 15 ईयर्स के ही टाइम पीरियड के अंदर में 1 मिलियन जो जॉब्स हैं उनके भी जनरेशन के बारे में यहाँ पे इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर डिस्कस किया गया इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है, यूरोप के ही 4 कंट्रीज हैं। अगर हम 4 कंट्रीज के बारे में रीड करें तो फर्स्ट कंट्री है स्टूडेंट्स यहाँ पे आइसलैंड। आप देखिए कि फर्स्ट कंट्री कौन सा है, आइसलैंड है। सेकंड आप देखिए कि आपको नॉर्वे देखने के लिए मिलता है, सेकंड कंट्री है यहाँ पे नॉर्वे। थर्ड आप देखिए कि आपको एक कंट्री है लिंचेनस्टाइन, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी ट्रेड एसोसिएशन है उससे रिलेटेड है। लिंचेनस्टाइन नाम का एक कंट्री है, लिंचेनस्टाइन नाम का एक कंट्री है। और फोर्थ यहाँ पे आपको जो स्विट्जरलैंड नाम का जो कंट्री है, स्विट्जरलैंड है, वो आपको इसका पार्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स नॉर्वे यहाँ पे इसका पार्ट है, नॉर्वे यहाँ पे इसका पार्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि स्वीडन इसका पार्ट नहीं है। आइसलैंड आपको जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलता है, आइसलैंड आपको जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। डेनमार्क यहाँ पे जो पार्ट है वो नहीं है। तो 2 कंट्रीज यहाँ पे राइट आंसर है, बी आपको जो आंसर है इसका राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक फैक्ट है उसके बारे में, तो आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको भी ट्रांजिशन का ज़रूरत है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो ट्रांजिशन है, COP21 के जो टारगेट्स हैं जिनको कि हम पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स के रूप से जानते हैं, तो उनको अचीव करने के रिगार्डिंग में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो ट्रांजिशन को अचीव करना है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि 2019 के समय में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा। इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा 2019 के समय आप देखिए कि क्लाइमेट एक्शन समिट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया लीडरशिप ग्रुप फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन के बारे में कि COP21 के जो टारगेट्स हैं जो हमें कंट्रीज को अचीव करना है, जो पेरिस के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। अब ये किस चीज़ का कोप है स्टूडेंट्स, UNFCCC का कोप है, UNFCCC का ये कोप है। आप देखिए कि 1992 के समय में आपको जो अर्थ समिट है वो देखने के लिए मिलती है। इसके आपको 3 जो ब्रांचेज हैं वो देखने के लिए मिलेगा। एक आप देखिए कि जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग में आपको ब्रांच देखने के लिए मिलता है। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में UNFCCC है वो यहाँ पे क्रिएट होता है, UNFCCC है। इसके अलावा आप देखिए कि डेजर्टिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग में भी आपको UNCCD का जो कॉन्सेप्ट है, UNCCD का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इनका जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है तो उसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप से जानते हैं। तो ऐसे ही UNFCCC का जो 21 मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था तो उसको हम UNFCCC का जो COP21 है जिसको कि पेरिस एग्रीमेंट के रूप से जाना जाता है। UNFCCC का जो मैक्सिमम यहाँ पे जो कोप्स हैं ऑर्गेनाइज होती हैं, मैक्सिमम इसी का आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। CBD का भी कोप्स आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, CCD का भी जो कोप है वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए मैक्सिमम जो आप रीड करते हो UNFCCC के रिगार्डिंग में आपको इसका डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है। 2023 के समय जो कोप है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, अभी हमने कुछ दिन पहले उसको रीड किया था, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या वो दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ, UAE के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ, UAE के द्वारा क्या वहाँ पे कुछ लॉन्च भी किया गया था जिसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस भी किया था स्टूडेंट्स।
तो पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट हैं जिनको कि कंट्रीज के द्वारा, कंट्रीज के अलावा जो कंपनीज हैं उनके द्वारा अचीव करने के रिगार्डिंग में कमिटमेंट है। लीडरशिप ग्रुप फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन के बारे में इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था यूएन का जो क्लाइमेट एक्शन समिट है उस दौरान में। आप देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी इसको एंडोर्स किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी इसका जो सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? आपको इसका हेडक्वार्टर जरूर से पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि 1971 के समय में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से सेटअप किया गया। जनवरी का जब मंथ होता है, जनवरी के मंथ के समय डावोस नाम का एक जगह है, डावोस के अंदर में हर एक कंट्री के द्वारा अपना जो एजेंडा है, उनके द्वारा क्या अचीव किया गया है, क्या उनके एजेंडाज हैं, वो आपको देखने के लिए मिलता है डावोस के अंदर में। काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा डावोस एजेंडा, या आपसे एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डावोस एजेंडा। तो आपको डावोस एजेंडा के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग है वो आपको डावोस एजेंडा देखने के लिए मिलता है। बट आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि डावोस के अंदर मीटिंग तो होता है बट डावोस इनका हेडक्वार्टर नहीं है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखिए कि न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट मैम के द्वारा हमारे जो प्रेजेंट समय में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं को इनवाइट किया गया है न्यू गवर्नमेंट को फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि रिजल्ट के अंदर में इनका ही जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसके रूप से इमर्ज हुआ है। अब यहाँ पे हम प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको रबर स्टैंप है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एड एंड एडवाइस है उसके रूप से इनके द्वारा वर्क किया जाता है। बट आप देखिए कि कुछ यहाँ पे आपको जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो रिकमेंडेशन है उनके पर्सपेक्टिव से वर्क ना करते हुए अपना जो अपने हिसाब से उनके द्वारा जो डिसीजन है वो लिया जा सकता है। तो उसको सिचुएशनल जो डिस्क्रिशन है या प्रेसिडेंशियल जो डिस्क्रिशन है उसके रूप से भी हम जानते हैं। आप देखिए कि 2-3 ऐसे जो सिचुएशंस है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा अपना ही जो डिस्क्रिशन है उसको यूज किया जाएगा। ये आपका जो पॉलिटी का जो बुक है वहाँ पे मेंशन है, उसके बारे में ज़रूर से आप रीड करना स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं पता है तो। अब देखिए कि फर्स्ट यहाँ पे सिचुएशनल डिस्क्रिशन है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से इनवाइट करना, ये यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो अगर पास हुआ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में, तो आप देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कब यहाँ पे डिजोल्व करना है उसके रिगार्डिंग में अब आपको प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड स्टूडेंट्स लोकसभा का जो डिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि ये आपको जो बेसिकली 3 यहाँ पे प्रेसिडेंट के जो डिस्क्रिशन है जहाँ पे किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एड एंड एडवाइस है उसके रूप से प्रेसिडेंट ना वर्क करते हुए उनके द्वारा अपना जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। या आप देखिए कि किसी भी टर्म के दौरान में पीएम का अगर डेथ आपको देखने के लिए मिलता है तो केयर टेकर जो गवर्नमेंट है या केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करना, वो भी आपको प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशन है वो देखने के लिए मिलता है। आरबीआई के द्वारा आप देखिए कि उनके द्वारा जो रेपो रेट है उसको बिल्कुल वो ही रखा गया है जो लास्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो उस समय जो रेपो रेट था उसको कीप रखा गया है, उसी को चेंज नहीं किया गया। जीडीपी का जो फोरकास्ट है उसको यहाँ पे रेज किया गया है आरबीआई के द्वारा। हम यहाँ पे रेपो रेट के पर्सपेक्टिव से रीड करेंगे स्टूडेंट्स। जब भी हम रेपो रेट के बारे में रीड करते हैं, आप देखिए कि जब भी हम रेपो रेट के बारे में रीड करते हैं तो रेपो रेट बेसिकली क्या है? रेपो रेट बेसिकली वो रेट है जब सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्री का सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पैसा है वो लैंड किया जाता है। रेपो रेट क्या है कि सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई सेंट्रल बैंक है। आरबीआई के द्वारा किसको पैसा दिया जाए? कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं उनको जो पैसा दिया जाता है उसका जो रेट है उसको रेपो रेट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि सपोज कीजिए इन्फ्लेशन का समय है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? रेपो रेट के थ्रू में। रेपो रेट का जो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। रेट अगर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो आप देखिए कि मोर यहाँ पे मनी है, जो यहाँ पे रेट है वो इंक्रीज होगा, मोर जो पैसा है वो देना होगा कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से, अगर मनी है उसको रिसीव करना है तो।
तो आप देखिए उस सिचुएशन के अंदर में यहाँ पे जो लेस मनी है, मनी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जिससे कि इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है अगर इन्फ्लेशन से यहाँ पे जो महंगाई है उससे उनको अगर फाइट करना है, उससे लड़ना है तो उसके रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेपो रेट के बारे में, जिससे कि मनी सप्लाई है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। मनी सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से आप देखिए ये जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पे रोका जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एमपीसी का एक इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसके अंडर में वर्क किया करते हैं। आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं वो इसके प्रेसिडेंट हुआ करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। एनडीए गवर्नमेंट का जो थर्ड टर्म है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि थर्ड टर्म आप देखिए कि कोलिशन का गवर्नमेंट है, तो कोलिशन के जो इंटरेस्ट है उनको भी ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट का जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया जो हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से एक एडिटोरियल है उसको डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस ये किया गया कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसके स्ट्रेंथन करने के रिगार्डिंग में जो जनरल इलेक्शन है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि इंडिया जिस तरीके से डाइवर्स कंट्री है, आप देखिए कि डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में हर एक सेक्टर को यहाँ पे सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डील करने का जरूरत है। इसी समय में जनरल इलेक्शन के दौरान में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं स्टूडेंट, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका इमरजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में जो रीजनल पार्टीज हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया है। जो हमारे जनरल इलेक्शन का जो पोस्ट पोल जो अलायंस यहाँ पे बने हैं, तो आप देखिए कि अलायंस के अंदर में जो रीजनल पार्टीज है दोनों आपको ग्रुप्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो रीजनल पार्टीज को ध्यान में रखते हुए वर्क को कैरी आउट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि यहाँ पे इंडिया का जो डाइवर्स सिचुएशन है उसको डील किया जा सके। जनरल इलेक्शन रिजल्ट के द्वारा कंप्लीटली जो डेमोक्रेटाइजेशन है उसको यहाँ पे अच्छा किया गया है, रीजनल पार्टीज के द्वारा अच्छे से परफॉर्म किया गया। रूलिंग अलायंस के अंदर भी रीजनल पार्टीज का प्रेजेंस है, जो अपोजिशन का अलायंस है उसके अंदर भी रीजनल पार्टीज का यहाँ पे प्रेजेंस है। तो आप देखिए कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको इसके द्वारा स्ट्रेंथन होगा। हमारा जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रेंथन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेंथन किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया का जो डाइवर्स कंट्री है उसके हर एक सिचुएशन को, जो क्रूशियल थिंग्स है उनको डील किया जा सके। सेंटर स्टेट रिलेशन का जो सेंटर स्टेट रिलेशन का जो कन्फ्लिक्ट है आपको लास्ट 1 ईयर से या लास्ट 4 to 5 ईयर्स से कंटिन्यूस न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि उनका जो डिमांड है, कन्फ्लिक्ट का जो डिमांड है, कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंस का एक डिमांड हुआ करता है स्टेट गवर्नमेंट्स का कि उनको जीएसटी में जो कम पैसा है वो दिया गया। मनरेगा की रिगार्डिंग में आप देखिए कि रिसेंटली जो स्टेट्स एंड सेंटर का जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया। तो इंटर स्टेट जो टसल है, सेंटर स्टेट जो रिलेशंस है उसको भी स्ट्रेंथन करने में ये हेल्प मिलेगा, जिससे थ्रू जनरल इलेक्शन के दौरान में कुछ रीजनल पार्टीज है वो इमर्ज हुई हैं। और आप देखिए कि रीजनल पार्टीज बोथ अलायंस का पार्ट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट का अलायंस रहेगा, जो यहाँ पे अपोजिशन का जो अलायंस है उसका भी पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे फेडरलिज्म के स्ट्रेंथन के बारे में बात है। नेक्स्ट आप देखिए कि मैक्सिको के अंदर में जो वुमेन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। तो वैसा माना गया है कि मैक्सिको के अंदर में जिस तरीके से वायलेंस है, क्राइम है, उसको कंट्रोल करने के अंदर ये हेल्प है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में है, एक इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग जो ट्रीटी है प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के रिगार्डिंग में वो होना चाहिए। OECD के द्वारा बताया गया है। OECD क्या है स्टूडेंट्स? OECD बेसिकली जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको कि 1960 के समय सेटअप किया गया था। आप देखिए कि OECD के द्वारा ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक है वो निकाला जाता है, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक है वो निकाला जाता है OECD के द्वारा, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक है। ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक के अंदर स्टूडेंट्स उनके द्वारा डिस्कस किया गया है कि टोटल यहाँ पे 353 मिलियन टन्स ऑफ जो वेस्ट है उसका जनरेट किया जाता है, प्लास्टिक वेस्ट का। अगर हम कंपेयर करें 2000 के साथ में, तो आप देखिए कि 2019 के समय जो प्लास्टिक वेस्ट है, 2019 के समय जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कम्प्लीटली डबल आपको देखने के लिए मिलेगा 2000 के समय का जो प्लास्टिक जनरेशन है उसके साथ में। और आप देखिए कि 2060 के समय बताया गया है कि ये ट्रिपल टाइम्स आपको देखने के लिए मिलेगा जो प्लास्टिक का जो जनरेशन है
इस प्लास्टिक वेस्ट के जनरेशन के अंदर आप देखिए कि ओनली 9% जो प्लास्टिक है, 9% जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकलिंग आपको देखने के लिए मिलता है। 9% जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल किया जाता है। 9% प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाएगा। 50% जो यहाँ पे आपको प्लास्टिक वेस्ट है जो लैंड फिल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि लैंड फिल्स को किसके द्वारा यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। लैंड फिल्स को ऑपरेट किया जाता है लोकल जो गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें म्यूनसिपैलिटीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए उनके पास में प्रॉपर फंड नहीं है, प्रॉपर डिस्पोजल के उनके पास में जो वेज है वो नहीं है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं है। तो ये सब कुछ आपको जो खामियां हैं वो इंडिया के भी आपको जो इंडिया का भी जो सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। यूएनईपी के द्वारा भी कहा गया है स्टूडेंट्स कि 9% जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल किया जाता है। 85% जो प्लास्टिक है आपको इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यूएन हैबिटाट के द्वारा आप देखिए कि प्लास्टिक जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की रिगार्डिंग में या इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो 80% जो प्लास्टिक है उसको टैकल करने की रिगार्डिंग में कुछ टूल्स हैं उनको भी डेवलप किया गया। कुछ टूल्स हैं पॉलिसी फ्रेमिंग की रिगार्डिंग में। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है जो एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी होना चाहिए यूएनईपी के द्वारा। नैरोबी के अंदर में आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसी का एक इन्वायरमेंट आपको असेंबली है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो नैरोबी के अंदर में यूएनईपी के द्वारा बेसिकली एक लीगल बाइंडिंग जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया है। आप देखिए कि इंटरनेशनल जो यहाँ पे एसोसिएशन है जो वेस्ट पिकर्स हैं उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है वेस्ट पिकर्स का आप देखिए उनके द्वारा डिस्कशन ये किया गया है कि अगर यहाँ पे रिसाइकलिंग किया जाएगा प्लास्टिक का तो उनका बेसिकली जो 15 मिलियन के आसपास जो लोग एसोसिएटेड हैं प्लास्टिक के यहाँ पे रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर में उनको भी जो मदद है वो मिलेगा, उनका भी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। स्टूडेंट तहसीन पूनावाला केस आपने रीड किया होगा, मॉब लिंचिंग के पर्सपेक्टिव से है। वैसा ही एक मॉब अटैक है वो देखने के लिए मिला है जिसके अंदर 2 जो कैटल के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका डेथ हुआ है। तो आप देखिए कि तहसीन पूनावाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉब वायलेंस या मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस है उनको रिलीज किया गया था। तो आपको अगर नहीं पता है ये तहसीन पूनावाला केस क्या है तो इन सभी को आप नोट डाउन जरूर से कीजिए जिससे कि मेंस के आंसर के अंदर आप लिख सको। महाराष्ट्र के कुछ रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो रसिया के अंदर में आप देखिए कि अपना एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे थे। वहीं पे एक रिवर के अंदर में उनके फ्लो होने की वजह से कुछ लोगों का बेसिकली वो बह गए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो कांग्रेस के एक पॉलिटिकल लीडर हैं त्रिवेंद्रपुरम से ये इलेक्शन को कंटेस्ट किया करते हैं, उनके बारे में न्यूज़ है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। यमन के अंदर में बेसिकली होती रिबेलियंस का कुछ यहाँ पे जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिला। उनके द्वारा यूएन के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी डिटेन किया गया है। तो आप देखिए कि होतीज़ कहाँ है, यमन के अंदर में है। रेड सी के अंदर इनके द्वारा जो अटैक है वो भी किया गया था। मलेशिया के अंदर में आप देखिए कि सी के एरिया के अंदर में कुछ नोमैड्स के कुछ हाउस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जापान और चाइना का कुछ यहाँ पे डिस्प्यूटेड जो आइलैंड्स हैं ईस्ट चाइना सी के अंदर में तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। और सूडान के अंदर में कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है। आप देखिए कि सूडान कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलेगा कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में। ताइवान रीजन के अंदर प्रेसिडेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है, ऐसा चाइनीज एम्बेसी के द्वारा कहा गया है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। ताइवान है और भी काफ़ी सारे जो रीजन्स हैं ये काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में हैं। साउथ चाइना सी के कुछ आइलैंड्स हैं, स्पार्थली आइलैंड है, स्कोरबोग सोल है। इसके अलावा आप देखिए कि पार्सल आइलैंड है जो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। गाजा रिफ्यूजी कैंप के पर्सपेक्टिव से है, इजराइल के द्वारा 9th मंथ का जो समय हो चुका है वो जब हमास के द्वारा अटैक किया गया था इजराइल के ऊपर में, इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया। तो आप देखिए कि आप गाजा स्ट्रिप का जो कंप्लीट एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। 95% जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके द्वारा एक कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में अपील किया जाएगा कन्विक्शन के अगेंस्ट में, तो उसको डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर। इलेक्शन होने की वजह से स्टूडेंट काफ़ी सारी न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे एग्जाम के पर्पज़ से उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। इनको रीड कीजिए, रीड का करने के बाद में इनको रिवाइज भी कीजिए और आप देखिए कि नोट डाउन भी आपको करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।